गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। अभी लेते हैं बस अपन, कितने जने आ गए? हाँ, अंजलि जलवानिया, निकिता चौधरी, पूजा कुमावत, प्रतिभा शर्मा, रितिका अटल, ज्योति मीना, नीतू बागड़ी, सृष्टि गोयल। आरती चौधरी भी आ गई, रुचि कुमारी मीना, आरती चौधरी। स्टार्ट तो कर देते हैं, फिर इनको ज्वाइन कराते जाएंगे। एक मिनट और देख लेते हैं। सृष्टि गोयल, आरती चौधरी, रुचि कुमारी मीना, पिंकी चौधरी, पूजा कुमावत, रितिका अटल, ज्योति मीना, नीतू बागड़ी, अपेक्षा आ गई, अपेक्षा दामोर, सृष्टि गोयल, मोनिका चौधरी बीएससी बीएड की है, मोनिका चौधरी है ना, मोनिका चौधरी। अच्छा, आज अपन न्यूक्लियस के बारे में बात करेंगे। पेपर फर्स्ट ले रहे हैं, सेल बायोलॉजी, जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग। इसकी नहीं है अभी, कोशिका विज्ञान के बारे में, तो केंद्रक जो है उसके बारे में बात करेंगे। तो एक स्लाइड शेयर कर दी हूँ आप लोगों के साथ, ठीक है। तो सबसे पहले बेटा किसकी बात अपन करने जा रहे हैं? केंद्रक की बात करने जा रहे हैं। तनुप्रिया भी आ गई। न्यूक्लियस क्या होता है? तो केंद्रक की सबसे पहले देखते हैं आकारिकी एवं कार्य। तो न्यूक्लियस क्या है? केंद्रक। केंद्रक कोशिका का सबसे महत्वपूर्ण अंगक है और यह केंद्रक, यह न्यूक्लियस कोशिका द्रव्य में स्थित होता है तथा कोशिका में होने वाली सभी क्रियाओं का निर्देशन तथा नियंत्रण करता है। तो न्यूक्लियस में, केंद्रक में आनुवंशिक पदार्थ डीएनए पाया जाता है। इसके बिना कोशिका का अस्तित्व नहीं होता। तो सबसे पहले सर्वप्रथम रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस को पुष्पीय पादपों में खोजा। वह बताया कि इसी संरचना में आनुवंशिक पदार्थ स्थित होता है। अब अपन देखते हैं स्थिति, न्यूक्लियस की पोजीशन। तो केंद्रक की स्थिति भिन्न भिन्न जातियों की कोशिकाओं में अलग अलग हो सकती है। तो अधिकतर कोशिकाओं में केंद्रक लगभग कोशिका के मध्य में पाया जाता है, लेकिन जिन कोशिकाओं के केंद्रक में बड़ी रिक्तिका होती है उनमें न्यूक्लियस की स्थिति परिधीय हो जाती है। हरे शैवाल एसिटेबुलेरिया में न्यूक्लियस केंद्रक की स्थिति आधारीय होती है। अब बात करते हैं नंबर न्यूक्लियस के संख्या के बारे में। तो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं, परिपक्व चालनी नलिकाओं व मनुष्य की लाल रक्त कणिकाओं में केंद्रक अनुपस्थित होता है। मतलब न्यूक्लियस इज एब्सेंट in the prokaryotic cells and in the mature sieve tube elements। तो अब कुछ कोशिकाओं में केवल एक ही न्यूक्लियस पाया जाता है। इन कोशिकाओं को मोनोन्यूक्लिएट कहते हैं। कुछ कोशिकाएं द्विकेंद्रकीय होती हैं, बाइन्यूक्लिएट होती हैं, जैसे कि यकृत कोशिकाएं तथा पैरामीशियम की कोशिकाएं। और कुछ कोशिकाओं में केंद्रकों की संख्या 3 से 100 तक हो सकती है। इन्हें बहुकेंद्रकी पॉलीन्यूक्लिएट कोशिकाएं कहते हैं। तो बहुकेंद्रकी जंतु कोशिकाएं सिंसिशिया कहलाती हैं। अब अपन बात करते हैं शेप ऑफ द न्यूक्लियस, आकृति, केंद्रक की आकृति। तो विभिन्न जातियों व अलग अलग प्रकार की कोशिकाओं में केंद्रक की आकृति बदलती रहती है। न्यूक्लियस can be spherical or nucleus may be ellipsoidal or flattened also। न्यूक्लियस गोलाकार होता है लेकिन दीर्घवृत्ताकार अथवा चपटा, फ्लैटेंड भी हो सकता है। और विभिन्न शुक्राणु कोशिकाओं में न्यूक्लियस की आकृति भालाकार होती है, मतलब लैंसियोलेट होती है। ये पालीयुक्त भी होता है, वह शाखित होता है। अब अपन मेन भाग पे आते हैं, वो है अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस, केंद्रक की सूक्ष्म संरचना। तो केंद्रक को निम्न भागों में विभक्त किया जा सकता है। कौन कौन से हैं? एक तो है बेटा केंद्रक कला, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और कैरियोथीका। दूसरा है केंद्रक द्रव्य, न्यूक्लियोप्लाज्म और कैरियोलिम्फ और न्यूक्लियर सेल। थर्ड है, तीसरा है क्रोमेटिन है। चौथा है न्यूक्लियोलस है, केंद्रिका है,
पांचवा है अंत्य का है एंडोसोम्स है। तो आप ये देख रहे हो केंद्रक संरचना में ये जो डायग्राम दिखाया गया है। ठीक है, सबसे पहले अपन बात करेंगे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और कैरियोथिका की। किसकी बात कर रहे हैं? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और कैरियोथिका, जिसको कि केंद्रक कला कहते हैं। तो केंद्रक द्रव्य को चारों ओर से घेरने वाला आवरण केंद्रक कला न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहलाता है। यह कला न्यूक्लियोप्लाज्म को कोशिका द्रव्य से पृथक करती है। इस आवरण का इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी द्वारा किए गए अध्ययन से ज्ञात होता है कि यह मतलब केंद्रक कला दो इकाई कलाओं बाह्य कला आउटर मेम्ब्रेन और एक्टोकैरियोथिका तथा अंतः कला इनर मेम्ब्रेन और एंडोकैरियोथिका से मिलकर बना होता है। जैसे कि इस डायग्राम में आप देख रहे हो बेटा, ये है आपका न्यूक्लियर का स्ट्रक्चर। तो इट कंसिस्ट ऑफ आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। मतलब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, outer nuclear membrane is called as ectokaryotheca and the inner nuclear membrane is called as endokaryotheca। और प्रत्येक कला लगभग 75 से 90 एंगस्ट्रॉन डिग्री तक मोटी होती है तथा लाइपोप्रोटीन की बनी होती है। तो आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तथा इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के मध्य 100 से 150 एंगस्ट्रॉन डिग्री चौड़ा परिकेंद्रीय अवकाश पाया जाता है। और तुलना में बाह्य कला अंतः कला से मोटी तथा खुरदरी होती है। और बाह्य कला मतलब आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की सतह पर राइबोसोम्स कण भी पाए जाते हैं। और यह राइबोसोम कण सर्पिल, समानांतर रेखाओं या अर्धचंद्राकार रूप में हो सकते हैं। ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जुड़ी रहती हैं। और इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अंतः कला चिकनी होती है। तो इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की इनर सरफेस पर एक समान मोटाई का समांगी फाइब्रस लेमिना पाया जाता है, जिसे सघन पटल भी कहते हैं। तो केंद्रक कला में स्थान स्थान पर अधिक संख्या में सूक्ष्म छिद्र पाए जाते हैं, जिन्हें न्यूक्लियर पोर्ट्स कहते हैं। आप देख रहे हो ये चित्र में क्या दिखा रहे हैं? आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो इनके बीच में केंद्रक कला है, इनके बीच में कुछ छिद्र पाए जाते हैं, इनको न्यूक्लियर पोर्ट्स भी कहते हैं। तो अपन देखते हैं केंद्रक कला में स्थान स्थान पर कुछ सूक्ष्म छिद्र भी पाए जाते हैं, जिन्हें न्यूक्लियर पोर्ट्स कहते हैं। अब केंद्र की ये छिद्र आकृति में अष्टभुजी ऑक्टागोनल होते हैं। इनका व्यास 400 से 1000 एंगस्ट्रॉन डिग्री तक हो सकता है। और ये न्यूक्लियर पोर्ट्स एक दूसरे से 1500 एंगस्ट्रॉन डिग्री की दूरी पर पाए जाते हैं। और ये वृत्ताकार वलिकाओं सर्कुलर एन्युलाई द्वारा आबद्ध रहते हैं। तो छिद्र तथा वलिका दोनों मिलकर पोर कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। प्रत्येक वलिका एन्युलस का व्यास 600 एंगस्ट्रॉन डिग्री होता है। तो अपन इस डायग्राम में क्या देख रहे हैं, इसको एनलार्ज कर रही हूँ। एक तो देख रहे हैं आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड दिस इज द फाइब्रस लेमिना और ये है पोर कॉम्प्लेक्स एंड एन्युलस। तो ठीक है, अब क्या बता रहे हैं, किसके बारे में बात कर रहे हैं अपन? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बारे में। ये तो हो गई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की बात। अब है अपन बात करते हैं व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो केंद्रक कला ही केंद्रक द्रव्य व कोशिका द्रव्य के बीच पदार्थों के अभिगमन में प्रमुख भूमिका निभाती है। और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन केंद्रक में होने वाली जीन क्रियाएं तथा कोशिका द्रव्य में होने वाली क्रियाओं में परस्पर समन्वय बनाए रखती है।
नेक्स्ट बात अपन करते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म और कैरियोलिम्फ की केंद्रक द्रव्य क्या होता है। तो कोशिका विभाजन की इंटरफेस में केंद्रक में पाए जाने वाला ट्रांसपेरेंट सेमी सॉलिड ग्रेन्युलर होमोजीनियस पदार्थ केंद्रक द्रव्य न्यूक्लियोप्लाज्म कहलाता है। तो बेटा केंद्रक द्रव्य क्या है? यह एक द्रव पदार्थ है जिसमें जिसमें क्या पाया जाता है? जिसमें विभिन्न केंद्रकीय घटक जैसे क्रोमेटिन सूत्र व न्यूक्लियो प्रोटीन ग्रेन्यूल्स तथा न्यूक्लियोलस आदि निलंबित रहते हैं और कोशिका विभाजन की विभिन्न अवस्थाओं में इसका स्वरूप बदलता रहता है। मतलब न्यूक्लियोप्लाज्म केंद्रक द्रव्य का रासायनिक संगठन जटिल होता है। मतलब न्यूक्लियोप्लाज्म में केंद्रक के अलावा न्यूक्लियोप्लाज्म में न्यूक्लियोलस के अलावा क्या क्या पाया जाता है? राइबो न्यूक्लियोप्रोटीन्स भी पाए जाते हैं जैसे कि पेरी क्रोमेटिन ग्रेन्यूल्स इंटर क्रोमेटिन ग्रेन्यूल्स भी किसमें पाए जाते हैं? न्यूक्लियोप्लाज्म में पाए जाते हैं। और पेरी क्रोमेटिन ग्रेन्यूल घने कण हैं, डेंस ग्रेन्यूल्स हैं जिनका व्यास 450 एंगस्ट्रॉन डिग्री होता है और न्यूक्लियोप्लाज्म में उच्च मात्रा में प्रोटीन फास्फोरस तथा कुछ न्यूक्लिक एसिड्स भी पाए जाते हैं। इसमें विभिन्न एंजाइम भी सक्रिय रहते हैं। तो न्यूक्लियोप्लाज्म में पाए जाने वाले मुख्य एंजाइम्स कौन कौन से हैं? डीएनए पॉलीमरेज, आरएनए पॉलीमरेज, राइबोन्यूक्लियेज, एल्केलाइन फॉस्फेटेज, ठीक है, एक है डाइपेप्टाइडेज। ठीक है, तो क्या बता रहे हैं कि न्यूक्लियोप्लाज्म में और कैरियोलिम्फ में केंद्रक द्रव्य में उच्च मात्रा में प्रोटीन फास्फोरस तथा कुछ न्यूक्लिक एसिड्स पाए जाते हैं और न्यूक्लियोप्लाज्म में केंद्रक द्रव्य में कुछ एंजाइम्स भी सक्रिय रहते हैं। तो न्यूक्लियोप्लाज्म में पाए जाने वाले मुख्य एंजाइम्स कौन कौन से हैं? इनको याद रखोगे। डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम, आरएनए पॉलीमरेज, राइबोन्यूक्लियेज, एल्केलाइन फॉस्फेटेज एंजाइम केंद्रक द्रव्य न्यूक्लियोप्लाज्म में पाए जाते हैं। अब न्यूक्लियोप्लाज्म का कार्य क्या है? मतलब विभिन्न एंजाइम्स की सक्रियता, न्यूक्लियोप्लाज्म विभिन्न एंजाइमों की सक्रियता बनाए रखता है और पादप कोशिकाओं में स्पिंडल उपकरण स्पिंडल एपरेटस के निर्माण में भाग लेता है। मतलब न्यूक्लियोप्लाज्म हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल एपरेटस इन द प्लांट सेल्स। तो जो न्यूक्लियोप्लाज्म है केंद्रक द्रव्य है, वो पादप कोशिकाओं में स्पिंडल उपकरण के निर्माण में भाग लेता है और कोशिकाओं की महत्वपूर्ण क्रियाएं, कोशिका की महत्वपूर्ण क्रियाएं जैसे डीएनए रेप्लिकेशन, आरएनए अनुलेखन की क्रियाएं भी न्यूक्लियोप्लाज्म में केंद्रक द्रव्य में संपन्न होती हैं और यह न्यूक्लियोप्लाज्म पदार्थों के संचरण में भी मदद करता है। तीसरी अपन बात करते हैं क्रोमेटिन की। तो यह हम सब लोग जानते हैं कि डीएनए मुख्य आनुवंशिक पदार्थ है। यह कोशिका में स्वतंत्र रूप से पाया जाता है, बल्कि प्रोटीन यह कोशिका में स्वतंत्र रूप से नहीं पाया जाता, बल्कि प्रोटीन से मिलकर जटिल संरचना बनाता है जिसे क्रोमेटिन कहते हैं। तो बेटा क्रोमेटिन क्या है? क्रोमेटिन केंद्रक द्रव्य में पाया जाने वाला एक शयान जेली समान पदार्थ होता है। और अपन फिर बात करते हैं इसमें क्या क्या पाए जाते हैं? हिस्टोन प्रोटीन्स। हिस्टोन्स मतलब क्षारीय प्रोटीन, ये छोटे क्षारीय प्रकृति के प्रोटीन होते हैं। ठीक है, और इनमें हिस्टोन प्रोटीन्स कौन कौन सी हैं? बेसिक इनमें ये है, एक तो आर्जिनिन होते हैं। हिस्टोन प्रोटीन्स में क्या पाया जाता है? आर्जिनिन, आर्जिनिन व लाइसिन पाए जाते हैं, क्योंकि हिस्टोन में 10 से 20% बेसिक अमाइनो एसिड्स आर्जिनिन तथा लाइसिन पाए जाते हैं। हिस्टोन प्रोटीन्स की बात कर रहे हैं, क्षारीय प्रोटीन की।
ये क्षारीय प्रोटीन, हिस्टोन प्रोटीन्स क्षारीय प्रकृति के प्रोटीन होते हैं, क्योंकि इनमें 10 से 20% क्षारीय अमीनो एसिड्स, बेसिक अमीनो एसिड्स जैसे कि आर्जिनिन तथा लाइसिन पाए जाते हैं। इसलिए ये डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड से बंधे रहते हैं। तो मुख्य हिस्टोन प्रोटीन्स कौन कौन से हैं? H2A, H2B, H3 तथा H4। इनके अतिरिक्त H1 हिस्टोन प्रोटीन भी पाया जाता है। तो डीएनए के प्रत्येक 200 क्षार जोड़ों पर चारों प्रकार के हिस्टोन प्रोटीन्स के दोनों अणु पाए जाते हैं। तो डीएनए हिस्टोन इकाई संरचना न्यूक्लियोसोम कोर कहलाती है। न्यूक्लियोसोम कोर किसे कहते हैं? डीएनए हिस्टोन इकाई संरचना न्यूक्लियोसोम कोर कहलाती है। यह पास के मध्य यह न्यूक्लियोसोम कोर कहलाती है। अब अपन बात करते हैं केंद्रक द्रव्य में। केंद्रक द्रव्य की बात चल रही है। क्रोमेटिन धागेनुमा, क्रोमेटिन की बात चल रही है। केंद्रक द्रव्य में क्रोमेटिन कैसे दिखाई देते हैं? केंद्रक द्रव्य में क्रोमेटिन धागेनुमा कुंडलित संरचना दिखाई देती है, जिसे क्षारीय अभिरंजकों जैसे कि क्षारीय फुक्सिन, बेसिक फुक्सिन या ऑर्सिन द्वारा अभिरंजित किया जा सकता है। ये सूत्रवत संरचनाएं क्रोमोनिमेटा कहलाती हैं। ये आपस में गुंथकर जालिका बनाते हैं। तो कोशिका विभाजन चक्र की अंतरावस्था इंटरफेज में क्रोमेटिन सूत्र बहुत पतले सूत्रों के रूप में फैल जाते हैं। वह लाइनिन या एक्रोमेटिन के बने होते हैं। लेकिन कुछ स्थानों में क्रोमेटिन बहुत अधिक संघनित होकर गहरी अभिरंजित होने वाली संहति बनाते हैं। क्रोमेटिन के ये क्षेत्र हेट्रोक्रोमेटिन या हेट्रोक्रोमेटिन कहलाते हैं, जबकि हल्के फैले हुए क्षेत्र यूक्रोमेटिन कहलाते हैं। तो दोनों ही क्षेत्र डीएनए के बने होते हैं। कोशिका विभाजन के दौरान यही क्रोमेटिन सूत्र क्रोमोसोम से अगुण सूत्रों का रूप ले लेते हैं। तो क्रोमोसोम्स के हेट्रोक्रोमेटिन क्षेत्रों में अनेक मोती जैसी संरचनाएं दिखाई देती हैं, जिन्हें क्रोमोमियर्स कहते हैं। और ऐसा माना जाता है कि इन स्थानों पर अधिक मात्रा में राइबोन्यूक्लिक एसिड आरएनए पाए जाते हैं। इन स्थानों पर अधिक मात्रा में राइबोन्यूक्लिक अम्ल आरएनए पाए जाते हैं, और ये क्षेत्र उपापचयी व आनुवंशिक रूप से निष्क्रिय होते हैं, क्योंकि इन स्थानों पर डीएनए कम व आरएनए अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, जबकि यूक्रोमेटिन क्षेत्र में डीएनए अधिक मात्रा में पाया जाता है। अब फोर्थ बात करते हैं केंद्रक की, न्यूक्लियोलस की। तो केंद्रक मैट्रिक्स में धसी हुई अवस्था में पाई जाने वाली घनी गोलाकार या अंडाकार अम्ल स्नेही एसिडोफिलिक संरचना केंद्रक कहलाती है। क्या बोला? केंद्रक किसे कहते हैं? न्यूक्लियोलस। केंद्रक मैट्रिक्स में धसी हुई अवस्था में पाई जाने वाली घनी गोलाकार या अंडाकार अम्ल स्नेही एसिडोफिलिक संरचना केंद्रक कहलाती है। सर्वप्रथम केंद्रक न्यूक्लियोलस की खोज फोंटाना ने 1781 में की थी। इसके चारों ओर कला नहीं पाई जाती है, किंतु ये केंद्रक बहुत ही सघन संरचना है, इसलिए स्पष्ट दिखाई देती है। तो केंद्रक न्यूक्लियोलस पाइरोनिन नामक अभिरंजक से अभिरंजित किया जा सकता है। अब आकार की बात करते हैं। केंद्रक मतलब न्यूक्लियोलस के आकार का सीधा संबंध कोशिका में होने वाली संश्लेषी क्रियाओं सिंथेटिक एक्टिविटीज से होता है। जिन कोशिकाओं में, जिन सेल्स में संश्लेषी क्रियाएं नहीं होती हैं, उनमें केंद्रक न्यूक्लियोलस अनुपस्थित हो सकता है। लेकिन जिन कोशिकाओं में संश्लेषी क्रियाएं कम होती हैं, उनमें केंद्रक न्यूक्लियोलस का आकार छोटा होता है। लेकिन जिन कोशिकाओं में प्रोटीन व अन्य पदार्थों का संश्लेषण होता रहता है, उनमें केंद्रक न्यूक्लियोलस
बड़ा होता है, जैसे न्यूरॉन व श्रवण कोशिकाएं। अब अपन बात करते हैं नंबर की, तो किसी भी केंद्रक में केंद्रिकों न्यूक्लियोलाई की संख्या का सीधा संबंध क्रोमोसोम की संख्या से होता है। बहुत सी हैप्लॉइड अगुणित क्रोमोसोम संख्या वाली पादप कोशिकाओं में केवल एक ही न्यूक्लियोलस पाया जाता है। अब इसकी पोजीशन है, पहले अपन इसका केमिकल कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लियोलस बात कर लेते हैं। मेन इसका मतलब व्हाट इज द केमिकल कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लियोलस। केंद्रक का रासायनिक संगठन कैसे होता है, तो विभिन्न कोशिकाओं में केंद्रक में पाए जाने वाले कुल आरएनए का लगभग 3 से 20% भाग न्यूक्लियोलस में पाया जाता है, और न्यूक्लियोलस में अधिक मात्रा में फॉस्फोप्रोटीन पाए जाते हैं और हिस्टोन प्रोटीन अनुपस्थित होता है। तो बेटा न्यूक्लियोलस में अधिक मात्रा में फॉस्फोप्रोटीन्स ही पाए जाते हैं, हिस्टोन प्रोटीन अनुपस्थित होता है, और न्यूक्लियोलस केंद्रक में पाए जाने वाले आरएनए का क्षारीय संगठन आरआरएनए राइबोसोमल आरएनए के समान होता है। इसमें कुछ एंजाइम्स जैसे कि एसिड फॉस्फाटेज, न्यूक्लियोसाइड फॉस्फोराइलेज तथा एनएडी संश्लेषी एंजाइम भी पाए जाते हैं। ये कोएंजाइम्स तथा राइबोसोमल आरएनए के संश्लेषण में हिस्सा लेते हैं, और कुछ न्यूक्लियोलाई में, कुछ केंद्रकों में आरएनए आरएनए आरएनएज एंजाइम भी पाया जाता है। ठीक है, अब अपन बात करते हैं, यहाँ ये दिख रहा है अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियोलस, केंद्रक की सूक्ष्म संरचना। तो सबसे पहले तो ये स्ट्रक्चर देख लो। केंद्रक की सूक्ष्म संरचना में अपन को क्या दिखाई दे रहा है, ये है पेरी न्यूक्लियर मटेरियल मैट्रिक्स, पार अमोर्फा, ग्रेन्युलर पोर्शन, फिब्रिलर पोर्शन, आरएनए फाइब्रिल और इंट्रा न्यूक्लियोलर क्रोमेटिन। तो अब अपन एक मिनट स्पष्ट, ये इसको थोड़ा सा स्पष्ट मैं आपके लिए कर देती हूँ। एक मिनट होल्ड करके इसको बैठते हैं अपन, क्योंकि इसको थोड़ा सा स्पष्ट कर देती हूँ। इसको वीडियो को इसको स्पष्ट थोड़ा सा मैं कर देती हूँ आपके लिए। एक मिनट बात करते हैं अपन। अपन अभी बात करते हैं आपकी। हाँ बेटा, अभी मैं खोल रही हूँ आपका वीडियो, अभी बात कर लेते हैं। अंदर इसको न्यूक्लियोलस का मैं आपको एक स्पष्ट नहीं है इसमें, तो बुक में से बात कर लेते हैं अपन। इस चित्र में फर्स्ट का है न्यूक्लियोलस की बात कर रहे हैं अपन। तो न्यूक्लियोलस में भी थोड़ा सा मैं खोल लेती हूँ बुक में से। हाँ बेटा, अब सुनना आप।
यहाँ पे अपन आ गए, न्यूक्लियोप्लास्ट भी हो गया आपका। न्यूक्लियोलस के बारे में बात कर रहे थे, तो अपन पोजीशन ऑफ न्यूक्लियोलस तो अपन ने देख ही लिया था। अब इसका अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ द न्यूक्लियोलस की बात करते हैं। एक तो है स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियोलस में इंटरफेस न्यूक्लियोलस दो भागों से बनता है। एक तो है अमोर्फस पार्ट, एक है फिलामेंटस पार्ट। तो अक्रिस्टली भाग, एमोर्फस पार्ट, तो अक्रिस्टली भाग कोशिका विभाजन की प्रोफेज अवस्था में विलुप्त हो जाता है और टेलोफेज में पुनः प्रकट हो जाता है। यह प्रोटीन निर्मित भाग है जिनमें कणिकाएं तथा रेशा व्यवस्थित रहते हैं। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के द्वारा देखने पर न्यूक्लियोलस के एमोर्फस पार्ट मतलब अक्रिस्टलीय भाग में चार स्पष्ट भाग दिखाई देते हैं। एक तो है ग्रेन्युलर जोन, जैसे कि डायग्राम में देखा, कणिकामय भाग, एक है रेशेदार भाग फिब्रिलर पार्ट, एक है एमोर्फस प्रोटीन मैट्रिक्स, एक है न्यूक्लियोलर क्रोमेटिन। तो सबसे पहले बात करते हैं कणिकामय भाग की, ग्रेन्युलर जोन की। तो कणिकाएं न्यूक्लियोलर आधात्री मैट्रिक्स में बिखरी रहती हैं। यह लगभग 50 से 20 नैनोमीटर साइज के राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन ग्रेन्यूल्स से बनता है और यह कणिकाएं पूर्ववर्ती प्रिकर्सर होती हैं। सेकंड है रेशेदार भाग फिब्रिलर पार्ट। यह भी राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन से बने 5 से 10 नैनोमीटर के लंबे रेशे हैं। ये कणिकाओं के पूर्ववर्ती माने जाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं एमोर्फस प्रोटीन मैट्रिक्स, अक्रिस्टलीय प्रोटीन। तो यह मात्र, बेटा डिस्टर्बेंस आ रहा है मैम। हाँ बेटा, हाँ डिस्टर्बेंस आ रहा है, बोलो बेटा। मैम आप टेस्ट तो लेते नहीं हो, हमारा टेस्ट लेना है एक दिन। हाँ टेस्ट ले लेंगे बेटा, टेस्ट ले लेंगे, बिल्कुल सही कह रहे हो, टेस्ट भी लेंगे। अभी थोड़ा सा इसका थर्ड पेपर जान दो। यह मतलब एमोर्फस प्रोटीन मैट्रिक्स, यह मात्र प्रोटीन द्वारा निर्मित आधात्री है जिसमें रेशे तथा कणिकाएं उपस्थित रहते हैं। नेक्स्ट है न्यूक्लियोलर क्रोमेटिन। तो केंद्रिका क्रोमेटिन दो भागों में विभाजित रहता है। बाहरी क्रोमेटिन को पेरी न्यूक्लियोलर क्रोमेटिन कहते हैं तथा केंद्रिका की भीतरी नलिकाओं को इंट्रा न्यूक्लियोलर क्रोमेटिन कहते हैं। अब बात करते हैं तंतुमय भाग की, फिलामेंटस पार्ट की। तो यह न्यूक्लियोलीमा भी कहलाता है और यह न्यूक्लियोलीमा भी कहलाता है। और न्यूक्लियोलोनीमा डीएनए द्वारा निर्मित स्थायी संरचनाएं होती हैं। यह न्यूक्लियर क्रोमोसोम के केंद्रिक संगठन स्थल न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर रीजन से निकलते हैं। तो कोशिका विभाजन की प्रोफेज अवस्था में अक्रिस्टलीय भाग के विलुप्त होने के साथ ही तंतु में न्यूक्लियोलोनीमा केंद्रिक गुणसूत्र के केंद्रिक क्षेत्र में सिमट जाता है। ठीक है, अब अपन बात करते हैं केमिकल कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लियोलस, फिर है फंक्शन ऑफ न्यूक्लियोलस। तो व्हाट इज द केमिकल कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लियोलस? केंद्रिका का रासायनिक संगठन क्या है? तो केंद्रिक न्यूक्लियोलस एक मिनट अपग्रेड कर रही हूं मैं। केंद्रिक न्यूक्लियोलस आरएनए तथा प्रोटीन का बना होता है। इसके चारों ओर डीएनए वलय भी पाई जाती हैं जो कि केंद्रिक न्यूक्लियोलस के साथ संबद्ध गुणसूत्रों का हेट्रोक्रोमेटिन भाग होता है। इसमें केवल फॉस्फोप्रोटीन ही पाई जाती है तथा यह प्रोटीन काफी अधिक मात्रा में उपस्थित होती है। केंद्रिक न्यूक्लियोलस के आरएनए का बेस कॉम्पोजिशन राइबोसोमल आरएनए के समान ही होता है। इसमें न्यूक्लियोलस में एसिड फॉस्फेटेज
न्यूक्लियोसाइड, फॉस्फोराइलेज तथा डीएनए संश्लेषण वाले एंजाइम्स पाए जाते हैं। अब लास्ट लेते हैं फंक्शंस ऑफ न्यूक्लियोलस। पहला है राइबोसोम की उत्पत्ति। केंद्रक का न्यूक्लियोलस का संबंध राइबोसोम के बायोजेनेसिस से है। इसका मुख्य कार्य मतलब न्यूक्लियोलस का मेन फंक्शन राइबोसोम उत्पन्न करना है। और इसको समझने के लिए क्या कर सकते हैं, निम्न साक्ष्य हैं। बहुधा न्यूक्लियोलस केंद्रक कला पर संलग्न रहता है और इनसे धानियां, वैक्यूल्स, केंद्रक पदार्थ, न्यूक्लियोलर मटेरियल का कोशिका द्रव्य में अभिगमन होता है। दूसरा है बेटा एम्फीबियन oocytes में पैचिटीन या पैकिटीन के अंत में केंद्रक की परिधि पर, न्यूक्लियस की परिधि पर लगभग 1000 केंद्रक न्यूक्लियोलाई एकत्रित हो जाते हैं। तो केंद्रक आवरण के छिद्रों से होकर केंद्रक पदार्थों का अभिगमन कोशिका द्रव्य में होता है। नेक्स्ट बात करते हैं न्यूक्लियोलर आरएनए तथा राइबोसोमल आरएनए का क्षार अनुक्रम, बेस सीक्वेंस तथा संगठन लगभग समान होता है और प्रोटीन संश्लेषण में भाग लेने वाली सक्रिय कोशिकाओं में केंद्रक आकार में बड़े होते हैं और समसूत्री विभाजन में केंद्रक की भूमिका, रोल ऑफ न्यूक्लियोलस इन माइटोसिस क्या है, तो राइबोसोम में उपस्थित आरएनए, राइबोसोमल आरएनए केंद्रक संगठन क्षेत्र के डीएनए के अनुलेखन, ट्रांसक्रिप्शन से निर्मित होता है। इसके लिए प्रत्येक केंद्रक संगठन भाग के राइबोसोमल आरएनए को कोडित करने के लिए जीन की असंख्य प्रतियां मौजूद होती हैं। मतलब इसके लिए प्रत्येक केंद्रक संगठन भाग के राइबोसोमल आरएनए को कोडित करने के लिए जीन की असंख्य प्रतियां मौजूद होती हैं। लास्ट बात करते हैं बेटा केमिकल कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लियोलस। तो केंद्रक पदार्थ, न्यूक्लियर मटेरियल, न्यूक्लियोप्रोटीन, कुछ एंजाइम तथा इनऑर्गेनिक सॉल्ट से न्यूक्लियस निर्मित होता है। ठीक है, तो सबसे पहले लास्ट अपन बात कर लेते हैं फंक्शंस ऑफ न्यूक्लियस क्या क्या हैं, केंद्रक के कार्य क्या क्या हैं। तो कल अपन गोल्जी बॉडीज लेंगे। रोल ऑफ न्यूक्लियस इन जनरल मेंटेनेंस। तो पहला है स्तनधारियों की केंद्रक रहित लाल रुधिर कणिकाएं मात्र 120 दिन जीवित रहती हैं। तो केंद्रक के अभाव में ये कोशिकाएं वृद्धि तथा विभाजन में असमर्थ होती हैं। नेक्स्ट है अमीबा पढ़ते हैं ना अपन, तो अमीबा जैसे एक कोशिकीय जंतु में केंद्रक का विस्थापन इसकी जीवनचर्या को प्रभावित करता है। ठीक है, और अपन एक बार स्लाइड शेयर करती हूँ इसी में लास्ट आपके साथ। रोल ऑफ न्यूक्लियोलस, एक मिनट स्लाइड, अभी तो टाइम भी हो गया है बेटा, 10 हो गए, तो कल अपन कर लेते हैं इसको। और कल